हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 30 अगस्त 2024 और हम आज बात करने वाले हैं यानी कि जो आज का यूपीपी का पेपर हुआ 30 अगस्त को, जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट वाला, उसका आज हम फुल एनालिसिस करने वाले हैं। यानी कि उसके बारे में क्या कुछ संभावित प्रश्न के आंसर हो सकते हैं। तो जो पेपर है उसका फुल पेपर सॉल्व करवाया जाएगा। 30 अगस्त का जो भी फर्स्ट मीटिंग में पेपर हुआ है उसका फुल एनालिसिस होगा। उसके क्या कुछ जो पेपर है, उन पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके क्या कुछ संभावित आंसर हो सकते हैं, उत्तर हो सकते हैं, उनको कवर किया जाएगा। तो इसके लिए आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आज आपका पेपर था तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, और अगर कल आपका पेपर होने वाला है उसके लिए भी आप ये देखिए ये वाला वीडियो, ताकि आपको ये लगे कि यहाँ जो पेपर है उसका पैटर्न है, कहाँ से पूछा जा रहा है, पेपर कहाँ से आ रहा है। तो इसके लिए आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो आज के इस एनालिसिस में, यानी कि जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ आज 30 अगस्त का, इसके एनालिसिस में आज हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं, तो पहले हम हिंदी के जो भी प्रश्न होंगे उनके क्या कुछ संभावित आंसर हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है हिंदी का, कहावत शब्द में प्रत्यय है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो आवत है, तो प्रत्यय आप सभी लोग जानते हैं, प्रत्यय मतलब पीछे, यानी कि पीछे लगते हैं। तो कहावत शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो आवत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो ये ऑप्शन है भय, उत्साह, विस्मय और क्रोध। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो अद्भुत रस है इसका जो स्थायी भाव होता है वह विस्मय होता है। अगले प्रश्न की बात हम करें, निम्नलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। तो वाक्य है मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। तो ए ऑप्शन है पानी पानी होना, बी ऑप्शन है मखमली जूते मारना, सी ऑप्शन है दुर्गति करना और डी ऑप्शन है झेप जाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मखमली जूते मारना, मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। इस वाक्य का सही मुहावरा है मखमली जूते मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो हमारा अगला प्रश्न है, मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है। यानी जो मिथ्या आडंबर होते हैं उनके अर्थ के में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है। तो छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, गलत है, ये नहीं होता। छोटा मुंह बड़ी बात, छीके कोई नाक कटावे कोई, और डी है छटाक चून चौबारे रसोई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी छटाक चून चौबारे रसोई या मिथ्या आडंबर के अर्थ में लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भ्रमर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो ए है मधुकर, बी है सहचर, सी है निशाचर और डी है पंचसर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भ्रमर शब्द का जो पर्यायवाची है वो मधुकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैनेन्द्र जो है इनकी जो उपन्यास है वह है त्यागपत्र, इनका उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ह्रस्व स्वर में, ह्रस्व स्वर आ ई उ री री। तो जो री है वो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से सी जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प चुनिए। यानी कि इसमें क्रिया का सही विकल्प चुनना है। तो शायद कल मेरा दिल्ली, फिर डॉट डॉट, इसमें जो जाना संभाव्य भविष्य काल में क्या प्रयोग किया जाएगा। तो जा चुकी है, यानी कि शायद कल मेरा दिल्ली जा चुकी है, ये होगा। या शायद कल मेरा दिल्ली जाएगी, ये होगा। या शायद कल मेरा दिल्ली जाए, या डी शायद कल मेरा दिल्ली जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी शायद कल मेरा दिल्ली जाए, ये जाने के लिए संभाव्य भविष्य काल में इसको प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, परिसर्ग उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़े जिसका अर्थ छोड़ना हो जाए। यानी कि जो परि होता है इसमें कौन सा परि उपसर्ग है, तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द जोड़ दिया जाए जिसका अर्थ छोड़ना निकले। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हार, परिधनहार बराबर परिहार, और जो परिहार का होता है इसका अर्थ होता है छोड़ना या त्यागना। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है। तो उषा राजे, बी कृष्णा सोबती, सी दीप्ति खंडेलवाल और डी अलका सरावगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक मुलाकात कहानी के जो कथाकार हैं वह उषा राज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो कौटिल्य शब्द का जो विलोम है वो आर्जव है। आप सभी लोग जानते हैं, इसको पढ़ा भी होगा। कौटिल्य शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो आर्जव होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग
प्रयुक्त है, यानी कि जो प्रतिकूल प्रयोग होता है प्रतिकूल, इसमें उपसर्ग कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं प्रत्यय होता है वो पीछे लगता है और जो उपसर्ग होता है वह आगे लगता है। तो प्रतिकूल में उपसर्ग बताना है तो प्रतिकूल में प्रति जो है यही इसका उपसर्ग है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी कि प्रति जो है वो प्रतिकूल का उपसर्ग होता है। अगला क्वेश्चन है बैलगाड़ी में समास है, यानी कि जो बैलगाड़ी है इसमें कौन सा समास है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 1992 व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? यानी कि सन 1992 में व्यास पुरस्कार किसको मिला था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह हैं, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर शिव प्रसाद हिंद, इनको 1992 में व्यास पुरस्कार से इनको मिला था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है हमारा, क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यानी कि ऐसा कौन सा वाक्य है जो क्रम की दृष्टि से अशुद्ध है? तो राहुल क्या जा रहा है, ये पढ़ने से ही आपको लग रहा है कि यही अशुद्ध है, तो राहुल क्या जा रहा है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो इसका जवाब है, ये जो इसका ऑप्शन है, ये गलत ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? तो पत्र का अर्थ पुष्प भी होता है, पत्र का अर्थ चिट्ठी भी होता है और पत्र का अर्थ पत्ता भी होता है, लेकिन जो कागज है ये पत्र का अर्थ नहीं होता है, तो इस प्रकार से ये सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द कागज नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? यानी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अर्थालंकार है? तो श्लेष अलंकार की बात की जाए तो ये शब्दालंकार है, अनुप्रास अलंकार भी शब्दालंकार है और यमक अलंकार भी शब्दालंकार है, लेकिन जो रूपक अलंकार है ये अर्था अलंकार के अंतर्गत आता है, तो इसी प्रकार से सी जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? तो कर्ता की बात की जा रही है इसलिए यहाँ पर कृत वाच्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? तो अव्यय का भेद क्रिया विशेषण अव्यय भी होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय भी होता है, संबंध बोधक अव्यय भी होता है, लेकिन जो परिमाण बोधक अव्यय है ये नहीं होता है, परिमाण बोधक नाम से कोई भी अव्यय का भेद नहीं है, तो इस प्रकार से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गाड़ी और गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ का युग्म चुनिए, यानी कि जो गाड़ी और गाढ़ी है इसका सही शब्द युग्म क्या है? तो गाड़ी का मतलब यान और गाढ़ी का मतलब गहरी, क्या कहते हैं, बहुत गाढ़ा रंग है, बहुत गहरा रंग है, तो इस प्रकार से डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, यानी कि जो मुख्य जो क्रिया होती है उसके अर्थ को स्पष्ट करने वाली कौन सी क्रिया होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो सहायक क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, बरवे छंद है, यानी कि जो बरवे छंद है ये किससे संबंधित है? तो ये अर्ध सम्मात्रिक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो जो आप सभी लोग जानते हैं तेज जो शब्द है ये क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। फिर मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो मुख दर्शन आप सभी लोग जानते हैं बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, अगर योजक चिन्ह लगा होता केवल मुख दर्शन होता तो वहां पर तत्पुरुष समास होने की संभावना थी, लेकिन यहां पर मुख फिर डैश लगा के दर्शन है तो मुख और दर्शन, इस प्रकार से यहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्त का अर्थ क्या है? तो आप यहाँ पे वैसे भी जान सकते हैं 8 कनौजिया हैं 9 चूल्हे हैं, तो यहाँ पर अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी अलगाव की स्थिति इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक संकर शब्द है, तद्भव है, देशज है या तत्सम है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो तिलक है ये तत्सम शब्द है। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के जो अक्षर हैं उन अक्षरों के जो नाम हैं वो किस लिंग में होते हैं? तो जो भी अपवाद हैं उनको छोड़ करके वर्णमाला के जो अक्षर हैं वो सभी पुल्लिंग में होते हैं, यानी कि पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे टाला ना जा सके, यानी अनेक शब्द के लिए एक शब्द चुनना है तो जिसे टाला ना जा सके तो अनिवार्य ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो जो माँ है वो घोष वर्ण हो जाता है, तो इस प्रकार से सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है? तो आप सभी लोग जानते हैं जहां पर अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो, जहां से आए और उसके से का मतलब अलग होना हो तो वहां पर
अपादान कारक हो जाएगा। तो यहाँ पर छत से ईंट गिरी, इसमें कारक कौन सा है, इसमें अपादान कारक है। अगला प्रश्न है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द है निर्मल। सभी लोग जानते हैं स्वच्छ और निर्मल एक ही दो मतलब एक दूसरे के शब्द होते हैं, एक दूसरे प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, तो इसका पर्यायवाची शब्द निर्मल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन इसका सही होगा। फिर अनाज का पर्यायवाची शब्द है, यानी अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इस सच से है, ये अनाज का पर्यायवाची होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं हम गद्यांश पर। गद्यांश आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, सीधे क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। तो गद्यांश का पहला क्वेश्चन है, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र क्यों बना रहे हैं। यानी कि जो भी बड़े बड़े देश हैं वो आधुनिक विनाशकारी जो शस्त्रास्त्र हैं इनको क्यों बना रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पारस्परिक भय के कारण। पारस्परिक भय के कारण जो बड़े बड़े देश हैं वो आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र बना रहे हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक भयंकर युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि, यानी कि जो आधुनिक युद्ध होते हैं वो भयानक होते हैं, भयंकर होते हैं, विनाशकारी होते हैं क्योंकि दोनों देश के जो शस्त्रास्त्र होते हैं इन युद्धों में समाप्त हो जाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा ये शस्त्रास्त्रों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है। यानी कि जो गद्यांश दिया गया है इसका मूल कथ्य क्या है। तो निःशस्त्रीकरण अथवा विश्व शांति, और विश्व शांति इस गद्यांश का मूल तथ्य हो जाता है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान के विनाश ने। यानी कि आप सभी लोग जानते हैं जब विश्व युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। तो इसको देख करके ही भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की जो प्रेरणा है वो यहीं से मिली हुई है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जापान की अजेय शक्ति। यानी कि जो जापान की अजेय शक्ति थी इसकी जो पराजय हो गई, यानी कि उस टाइम पे जब विश्व युद्ध चल रहा था तो जापान बहुत विकसित और बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल कंट्री थी, लेकिन जब जापान के ऊपर अमेरिका ने परमाणु बम के द्वारा हमला किया तो ये जापान हार गया, इसने आत्मसमर्पण कर दिया। तो इसी के कारण जापान की अजेय शक्ति की पराजय से ही एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव मतलब जो है वो हुआ। बात करें तो यहाँ पर हमने कवर किए जो भी हिंदी के प्रश्न आए हुए थे आज के फर्स्ट शिफ्ट से, तो उन प्रश्नों के जो भी संभावित आंसर हैं हमने उनको कवर किया हुआ है। अब चलते हैं जीके के जो क्वेश्चन हैं उनके संभावित उत्तर के बारे में जानने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं जीके के प्रश्न की तरफ। तो जीके का हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है। यानी कि जो राष्ट्रपति क्षमादान देता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 72 वो राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्रियानिष्ठ अनुसंधान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है ये मणिपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन के आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद मिलती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्कटिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करके जो है वो आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में मदद की जा सकती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। बहुत ही इजी प्रश्न है, आप ये सभी लोग तो बिल्कुल तुरंत जान जाएंगे कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यानी कि जो सहकारी समिति होती है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो सदस्यों की सेवा करना इसका जो है वो प्राथमिक उद्देश्य हो जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करें, साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो CERT इन ये जो संस्था है ये साइबर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। सोफिया किस देश की राजधानी है। तो ये बुल्गारिया की राजधानी है। आप सभी लोगों ने, मैंने एक भारत के पड़ोसी देश तथा उनकी राजधानियाँ और उनकी मुद्राएं, भाषाएं, सभी के ऊपर मैंने एक फुल डिटेल वीडियो बना रखी है। तो आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर के आप वो वीडियो जरूर देखिए। एग्जाम से पहले एक बार आप उसको वो वीडियो जरूर देख लीजिए, वहां से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो सोफिया किस देश की राजधानी है। तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा सही, बुल्गारिया। यानी कि जो सोफिया है ये बुल्गारिया देश की राजधानी है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
किसने सुझाव दिया कि, यानी ये नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? तो प्रश्न सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लैंडस्टीनर, जिन्हें हम कार्ल लैंडस्टीनर के नाम से जानते हैं, इन्होंने बताया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अधिकार और दायित्व, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं, अधिकार और दायित्व। अगला प्रश्न है, स्पेस एक्स अपने पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की सह स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी ज्यादा चर्चे में रहता है ये। तो अगर आप सभी लोग एलन मस्क के बारे में जानते हैं तो ये प्रश्न तो आप कहीं से भी गलत नहीं कर सकते। तो एक स्पेस एक्स जो है इसकी सह स्थापना एलन मस्क ने की हुई है। अगले प्रश्न की हम बात करें, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है और जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाट्यशास्त्र। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे IBRD के नाम से जानते हैं, तो ये क्या है? तो IBRD जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें तो हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की, में वे मुख्य रूप से शामिल थी? यानी कि जो हरित क्रांति हुई उसमें कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से जिनमें वृद्धि हुई उनमें मुख्य रूप से क्या शामिल थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक इसके अंतर्गत शामिल थी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, PMJDY ये योजना कब लागू हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 28 अगस्त 2014 को ये जो योजना है ये लागू की गई थी। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? तो जो मालदीव है ये भारत के साथ जलीय या समुद्री सीमा साझा करता है, बल्कि भूमि सीमा साझा या नहीं करता है। इसके अलावा म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना, ये सभी जितने भी देश हैं भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें तो ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है? तो जो ग्रीन फाइनेंस है ये पर्यावरणीय प्रभाव, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर ग्रीन फाइनेंस जो है इसका सतत विकास का समर्थन करता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम GST दर क्या है? तो 28%, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, UNCTAD UNCTAD इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी किसके द्वारा लिखी गई? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जो पुस्तक है वह लिखी गई थी, इसका नाम है सदगति, और इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनमोहन सिंह जी जो हैं इनको पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री ये रह चुके हैं, प्रधानमंत्री भारत के, और इनको भारत रत्न अभी तक नहीं मिला हुआ है। अगले प्रश्न की हम बात करें, भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई? तो ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मेयो के शासन के समय इसको आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेश शासन की शुरुआत हुई? तो भी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था उसी से ही भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक जो शासन है उसकी शुरुआत हो गई थी। अगला प्रश्न है, शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो उच्च कार्बन उत्सर्जन जो है इसका प्रमुख महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रैंसमवेयर शब्द का अर्थ क्या है? तो ये एक प्रकार का किसी नेटवर्क तक अनाधिकृत पहुंच के रूप में रैंसमवेयर शब्द का जो अर्थ है वो इसके अंतर्गत प्रयोग किया जाता है कि किसी नेटवर्क तक अनाधिकृत पहुंच। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो ये हो जाएगा सुंदरवन। आप सभी लोग जानते हैं सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन डेल्टा, और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे निम्न उल्लिखित
किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है? तो लठमार होली हमेशा बरसाने में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क जो है वो खोला गया है। अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह सिंधु घाटी सभ्यता नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। भारत में जीएसटी के जनक कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला प्रश्न है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट स्नैप्स के समान फ्लिट्स की अवधारणा पेश की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स, यानी कि जिसे हम ट्विटर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैकिंग। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी, तिस्ता नदी के कारण। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों को संख्याएं निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माप। यानी कि माप शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों अवलोकन को संख्याएं विकसित करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वातंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि जो वाक स्वातंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इससे संबंधित है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 19 से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सूरत में। 2011 की गणना के अनुसार भारत में कुल वनावरण कितना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 21.05%, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये थे हमारा आज का जो पेपर हुआ था 30 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट का, फर्स्ट मीटिंग का, तो उसका फुल हमने एनालिसिस करवाया, जिसमें हमने हिंदी के प्रश्नों को कवर किया हुआ है और जीके के प्रश्न को कवर किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।